हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने खत्म किया बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू फैक्टर। शॉर्ट रन में हमने टीपी और एमपी का रिलेशन और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन भी फिनिश कर लिया था बच्चों। आज हम लोगों ने शुरू करना था लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो है जहां पर हम फिक्स्ड फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव एनफ टाइम टू चेंज द फिक्स्ड फैक्टर्स आल्सो इन लॉन्ग रन। वेरिएबल फैक्टर्स तो हैं ही चेंज। लॉन्ग रन में एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम बिजनेस का स्केल एक्सपैंड कर सकते हैं। If any producer want to expand the scale of production, then he has to change the fixed factors of production. And in the long run, he can change the fixed factor of production. तो लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर्स को बदला जा सकता है बिकॉज वी हैव एनफ टाइम। वी कैन इंक्रीज द लैंड, वी कैन इंक्रीज द मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, प्लांट, एनीथिंग। हम किसी भी फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी को लॉन्ग रन में बढ़ा सकते हैं और आपने अपने फिक्स फैक्टर्स को बढ़ा लिया, इट मींस यू कैन एक्सपैंड योर स्केल of business or firm. So, in long run, we'll study about the returns to scale. Law of production returns to scale. What is scale? Size of business. If you want to expand the scale, you have to change the fixed factors of production. तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे लॉन्ग रन की प्रोडक्शन की लॉ। वहां हम क्या देखेंगे कि हम फिक्स्ड फैक्टर्स को भी इंक्रीज कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन दोनों के इंक्रीज करने का जो प्रपोर्शन होगा, जो रेशियो होगा, वो कांस्टेंट होगा। दोनों फैक्टर्स को साइमल्टेनियस हम इंक्रीज करेंगे, एक साथ हम इंक्रीज करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों फैक्टर्स को एक साथ इंक्रीज करने से, वो भी कांस्टेंट प्रपोर्शन में, आउटपुट का बिहेवियर क्या होता है। हमने शॉर्ट रन में भी देखा कि टीपी का बिहेवियर क्या है, एमपी का बिहेवियर क्या है, अगर सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं, वेरिएबल वाला, फिक्स को फिक्स रखते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग रन में हम अगर दोनों फैक्टर्स को एक साथ इंक्रीज करते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, उसके बाद टीपी का क्या रिजल्ट होता है, टीपी का क्या बिहेवियर होता है, क्या परसेंटेज चेंज आता है आउटपुट में अगर हम परसेंटेज चेंज करते हैं इनपुट में। क्या ऐसा होता है कि इनपुट को डबल करते हैं आउटपुट डबल होके आती है? क्या ऐसा होता है कि इनपुट को डबल करते हैं आउटपुट लेस देन डबल आती है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि इनपुट को डबल करते हैं आउटपुट मोर देन डबल आती है? तो ऐसी कुछ सिचुएशंस को हम स्टडी करेंगे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बने रहिएगा क्लास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगा आपको कि रिटर्न्स टू स्केल को आप डिफाइन कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। शुरू करते हैं रिटर्न्स टू स्केल को। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन शुरू करने जा रहे हो आप लोग बच्चों। लॉन्ग रन में जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है उसका नाम क्या है? लॉन्ग रन में जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है उसका नाम है रिटर्न्स टू स्केल। क्या बच्चा? रिटर्न्स टू स्केल। तो रिटर्न्स टू स्केल क्या है? रिटर्न्स टू स्केल refers to the law which explain कि how total output behaves. What is the behavior of total output when all inputs change in same proportion? कैसे लिखेंगे definition? Meaning of returns to scale. Meaning returns to scale shows the behavior. किसका behavior? Shows the behavior of total output. Shows the behavior of total output when all inputs, all मतलब fixed भी और variable भी, when all inputs change in same proportion. मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, all inputs से change in same proportion. जब सभी इनपुट्स को आप एक साथ इंक्रीज कर रहे हो, वो भी सेम प्रपोर्शन में, तो टोटल आउटपुट का क्या बिहेवियर होता है वो हम चेक करना चाह रहे हैं। टोटल बिहेवियर, आउटपुट का टोटल आउटपुट का बिहेवियर चेक करना चाह रहे हैं जब सारी इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं इन सेम प्रपोर्शन में। मेरी बात समझना, ऑल इनपुट्स का मतलब क्या है कि फिक्स्ड इनपुट्स भी और वेरिएबल इनपुट्स भी, दोनों को हम चेंज कर रहे हैं, वो भी सेम प्रपोर्शन में। मेरी बात ध्यान रहे बच्चा। अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ टेबल, विद हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा कि सारी इनपुट्स को एक साथ कैसे चेंज कर सकते हैं।
तो सबसे पहली बात मेरी ये सुनना कि रिटर्न्स टू स्केल को कैसे डिफाइन किया हुआ है। रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर इनपुट्स, मतलब कि बच्चा फिक्स्ड इनपुट्स भी और वेरिएबल इनपुट्स भी दोनों को आप चेंज कर रहे हो और साइमल्टेनियस चेंज कर रहे हो, वो भी सेम प्रपोर्शन में। और अगर सभी इनपुट्स को आप चेंज कर देते हो तो बन जाता है आपका वो लॉन्ग रन। सो when a firm change the quantity of all inputs in the long run, तो उस चीज को आप बोलोगे it changes its scale of production। जब भी फर्म ये चाह रही है कि हम सारी इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं, मतलब उसका लॉन्ग रन शुरू हो गया बच्चों। तो लॉन्ग रन इज नॉट 5 ईयर और 10 ईयर। लॉन्ग रन मीन जब आप सारी इनपुट्स को चेंज कर सकते हो, आप तब लॉन्ग रन शुरू होता है। जब आप बिजनेस के स्केल को एक्सपैंड करते हो तो आपके लॉन्ग रन शुरू होता है। तो वॉटसन क्या कहते हैं? वॉटसन बोलते हैं कि रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट। मैंने लिखा अभी अभी बच्चों कि रिटर्न्स टू स्केल शोज द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट। आगे क्या बोल रहे हैं? when all inputs are varied, मतलब change in same proportion। तो returns to scale जो है वो लॉन्ग रन कंसेप्ट है, शॉर्ट रन कंसेप्ट नहीं है बच्चों। कितना समझ में आ गया होगा आपको? अब मैं समझाऊंगा कि रिटर्न्स टू स्केल को आप कितने टाइप में एक्सप्लेन डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, कुछ अजम्पशन यहां पे है कि लॉन्ग रन में आप टेक्नोलॉजी को बदल सकते हो, शॉर्ट में नहीं बदल पा रहे थे। लॉन्ग रन में आप फिक्स फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, शॉर्ट में नहीं चेंज कर पा रहे थे। शॉर्ट रन में आपका जो प्रपोर्शन था फैक्टर्स का वो डिफरेंट था, लॉन्ग रन में जो प्रपोर्शन है वो सेम रहेगा। ये सब अजम्पशन है। तो बच्चों रिटर्न्स टू स्केल को मैं डिवाइड करने जा रहा हूं 3 पार्ट में। टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। मेरी बात सुनना ध्यान से। टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बच्चों, ये टाइप्स जो हैं 3 तरह के हैं। टाइप्स जो हैं वो 3 तरह के हैं। सबसे पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके। दूसरा दूसरा है बच्चों कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और जो तीसरा है वो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बहुत ही सिंपल 3 टाइप्स हैं। अब तीनों को मैं वन बाय वन समझाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ थ्योरी बेस्ड पे नहीं समझाऊंगा, आपको टेबल बना के दिखाऊंगा। एक हाइपोथेटिकल टेबल हम बनाएंगे, उस टेबल में देखेंगे कि तीनों स्केल कहां आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्केल्स को। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बनाते हैं एक टेबल। देखो बिना टेबल के, बिना टैबुलर प्रेजेंटेशन के, बिना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के मजा नहीं आता एक्सप्लेन करने में टॉपिक्स को। तो अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं एक टेबल बना रहा हूं। टेबल के अंदर मैं फिर से कुछ कॉलम्स बनाऊंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, जिनको हम चेंज कर सकते हैं अब। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर्स कैन आल्सो बी चेंज। उसके बाद यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स का कॉलम बनाऊंगा। उसके बाद मैं बनाऊंगा बच्चों टोटल प्रोडक्ट का कॉलम। किसका कॉलम? टोटल प्रोडक्ट का कॉलम। उसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं इनपुट्स का परसेंटेज चेंज देख लूं कि कितना कितना हो रहा है। फिर मैं चाहूंगा कि मैं आउटपुट का परसेंटेज चेंज भी देख लूं कि कितना कितना हो रहा है। उसके बाद मैं चाहूंगा कंपैरिजन करना कि इनपुट में कितना परसेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से आउटपुट में कितना परसेंट चेंज हो, वो भी मैं देखना चाहता हूं। तो बच्चों इनपुट का परसेंटेज चेंज और आउटपुट का परसेंटेज चेंज, उसके बेस पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी स्टेज है रिटर्न्स टू स्केल की। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो भी समझ में आ जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। तो अभी मैं टेबल जो बना रहा हूं बच्चों, उसके अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूं कॉलम नंबर जो 1 है आपका, उसमें लिखता हूं यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। कॉलम 2 में लिखता हूं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। सबसे पहले लिखा मैंने यूनिट्स ऑफ, मान लीजिए लैंड, जो फिक्स्ड फैक्टर है मेरे लिए। उसके बाद लिखा यूनिट्स ऑफ लेबर, जो वेरिएबल फैक्टर है मेरे लिए। उसके बाद लिखा मैंने टोटल प्रोडक्ट। फिर लिखा मैंने परसेंटेज चेंज इन इनपुट। फिर लिखा परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। ठीक है, अब सुनना,
फिर लिखता हूं यहां पे मैं रिमार्क्स। रिमार्क्स में क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना आप लोग। यूनिट्स ऑफ लैंड, बच्चों लैंड इज फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट इन लॉन्ग रन एनी प्रोड्यूसर कैन चेंज फिक्स फैक्टर्स ऑल्सो। तो लैंड को भी चेंज करूंगा, लेबर को भी चेंज करूंगा। कैसे करूंगा, ध्यान देना। मान लीजिए बच्चों, लैंड इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेबर भी मैं चेंज कर रहा हूं, मान लो 2 4 6 8 10 12 14 16। सबसे पहली बार ध्यान रहे बच्चों, क्या मेरा जो फैक्टर्स के चेंज होने का जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट टाइप का है कि नहीं? क्योंकि हमने क्लास 1 में पढ़ा था, इसी चैप्टर की क्लास 1 में, कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जहां पे फैक्टर्स चेंज होते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप में। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? रेशियो देखो बच्चों, 1:2, अगेन 1:2, अगेन 1:2। तो हर बार 1:2 का रेशियो है, तो मेरा कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं हाइपोथेटिकली अजम्पशन बेस पे एक टीपी का शेड्यूल लूंगा, टीपी की टेबल लूंगा। उसके बाद मैं टीपी को मान के चलूंगा आउटपुट, क्योंकि ऑब्वियस टोटल प्रोडक्शन इज आउटपुट, और जो लेबर या लैंड है वो इनपुट है। तो मैं दोनों का परसेंटेज चेंज निकालूंगा, मैंने कितना कितना परसेंटेज चेंज किया। फिर मैं परसेंटेज चेंज को कंपेयर करूंगा। जब मैं कंपेयर करूंगा तब मैं जान पाऊंगा कौन सा स्केल है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आप मेरी बात सुनना समझना, बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं टीपी का एक शेड्यूल लेके चल रहा हूं, एक टेबल लेके चल रहा हूं। उसके बाद में क्या करता हूं, धीरे धीरे समझना, आप लोग क्लास में बने रहना। अब शुरू करते हैं, टीपी का शेड्यूल बनाते हैं और शेड्यूल में देखते हैं बच्चों में क्या लिख रहा हूं, सुनना ध्यान। मान लो मैंने लिखा बच्चों यहां पर 10 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, 60, 80, 100, 110, 120 एंड 125। मैंने अपने आप अपनी मर्जी से हाइपोथेटिकल शेड्यूल ले लिया। अब मैं आपको लर्न नहीं करना शेड्यूल को, आपको सिर्फ इतना देखना है, कंसेप्ट समझना है कि परसेंटेज चेंज में निकालता हूं। अब देखो, रिटर्न टू स्केल ये बताता है, अभी आपने मीनिंग पढ़ा बच्चों, रिटर्न टू स्केल ये बोलता है कि आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है जब ऑल इनपुट्स आर चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। तो पहले मैं ये देख लेता हूं कि मैं इनपुट में कितना परसेंट चेंज कर रहा हूं और उसके रिजल्ट जो है आउटपुट के, उसमें कितना परसेंट चेंज आ रहा है। तो उसके लिए निकालना तो पड़ेगा ना परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मैंने इनपुट भी ले ली, मैंने आउटपुट भी ले ली। इनपुट्स मेरे लिए क्या है, लेबर और कैपिटल। आप कोई भी किसी का भी इनपुट परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, चाहे लैंड का चाहे लेबर का। मान लो मैं परसेंटेज चेंज निकालता हूं, मान लो लेबर का निकालता हूं बच्चों, लेबर का परसेंटेज चेंज कि मैंने एज अ लेबर जो इनपुट है उसमें कितना परसेंट चेंज किया। अभी कोई चेंज नहीं आएगा, डैश है। उसके बाद मैंने 2 से 4 किया लेबर को, तो मैंने चेंज किया 2 यूनिट्स का। मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जितना भी चेंज हुआ यूनिट्स का डिवाइड बाय इनिशियल जो पुराने वाला था इनटू 100। अब जो चेंज हुआ है लेबर में 4 - 2, वो 2 यूनिट्स का चेंज हुआ है। तो चेंज इज 2 यूनिट्स डिवाइड बाय इनिशियल कौन सा है, इनिशियल 2 है सर, इनटू 100। तो मेरा जो चेंज आता है वो आता है 100% का। तो इनपुट में जो चेंज आया वो 100% का आया। ऐसे जितने भी परसेंट चेंजेस निकाल सकते हो आप। अभी 2 का चेंज हुआ, 2 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4 इनटू 100। तो चेंज जो आ रहा है सर वो 50% का आता है मेरे पास, 50%। ऐसे आप सारे परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। फिर 2/6 इंटू 100 करेंगे ना, 2/6 इंटू 100, ये मेरा आता है सर 33.33% चेंज। लिख दिया मैंने 33.33% चेंज। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद 2/8 इंटू 100, 2/8, तो 2/8 होता है सर 1/4 इंटू 100, ये आपका आएगा सर 25% चेंज। बहुत सिंपल है, 25% चेंज। उसके बाद सर 2/10, तो ये आपका आएगा इंटू 100 करके 20% चेंज आएगा आपके पास। कितना चेंज आएगा सर, 20%। उसके बाद सर 2/12 इंटू 100, 2/12 इंटू 100, तो 1/6 हो गया। 100/6 कितना होता है, कर लेते हैं कैलकुलेटर से बच्चों। 100/6 कितना होता है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों कि मैं कैसे कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना है बच्चों 2/12,
इंटू 100, 2 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, ये मेरे पास आता है बच्चों 16.6% चेंज, 16.6% चेंज। फिर मुझे करना है 2 बाय 14 इंटू 100, 2 बाय 14 इंटू 100, तो 2 बाय 14 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा सर, कर लेते हैं। 2 डिवाइड बाय 14 इंटू 100, ये मेरे पास आ रहा है सर 14.2% चेंज, लिख दिया मैंने 14.2% चेंज। सर मैंने परसेंटेज चेंज निकाल लिया। परसेंटेज चेंज कैसे निकाला, जितना भी चेंज हुआ यूनिट्स में, चाहे लेबर ले लो चाहे लैंड ले लो, सेम आएगा आपका। जितना भी चेंज हुआ डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, ये फॉर्मूला है। चेंज डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। परसेंटेज चेंज निकाल लिया आपने इनपुट में। ऐसे ही आप परसेंटेज चेंज इन आउटपुट भी निकाल सकते हो सर। फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। परसेंटेज चेंज इन आउटपुट निकालना है तो चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100 कर लो। तो अभी यहां पर डैश कोई चेंज नहीं हुआ। अब 20 का चेंज है आउटपुट में, इनिशियल कौन सा है 10, तो 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करेंगे ना आप, 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करेंगे ना आप, तो आपका आएगा बच्चों 200% चेंज। कितना आया, 200% चेंज। फिर करेंगे 30 बाय 30 इंटू 100, ये आपका आएगा 100% चेंज। फिर आप करेंगे 20 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, ये आपका आएगा 33.33% चेंज। फिर आप करेंगे 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, तो आपका आएगा सर 2 बाय 8 हो गया, 1 बाय 4, 25% चेंज। फिर आप करेंगे सर 10 का चेंज है, डिवाइड बाय 100 इंटू 100, ये आपका आएगा सर 10 बाय 100 इंटू 100, ये आपका आएगा 10% चेंज। फिर आप करेंगे 10 का चेंज है, तो 110 से 120 डिवाइड बाय 110, सर करके देखते हैं। 10 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, ये आपका है सर 9% चेंज, लिख दिया 9% चेंज। फिर है 5 का चेंज, डिवाइड बाय इनिशियल मतलब 120, तो 5 बाय 120 इंटू 100, ये भी करके देख लेते हैं सर। 5 बाय 120, 5 बाय 120 इंटू 100, सर ये आपके पास आता है 4% का चेंज। तो आपने परसेंटेज चेंज निकाल लिया आउटपुट का भी और इनपुट का भी। अब रिटर्न्स टू स्केल ये कहता है कि आप कंपेयर कर लो आउटपुट के परसेंटेज चेंज को और इनपुट के परसेंटेज चेंज को कंपेयर कर लो। उसके बाद देखो कि क्या रिजल्ट आता है। अगर परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ज्यादा आया परसेंटेज चेंज इन इनपुट से, तो आपका होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि इनपुट आपकी कम लग रही है, आउटपुट का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा है इनपुट से। तो देखते हैं सर, ध्यान से देखना, आपकी आउटपुट का चेंज ज्यादा है इनपुट से यहां पर, उसके बाद भी आउटपुट का चेंज ज्यादा इनपुट से यहां पर, तो ये जो दोनों लेवल है इसे बोलूंगा मैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि यहां पे परसेंटेज चेंज इन आउटपुट जो है वो ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन इनपुट से। बोलो यस और नो, इसे बोलूंगा मैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। समझ में आता है इतना आपको। उसके बाद जितना इनपुट का चेंज है, मैंने इनपुट में 33% का इंक्रीज किया, आउटपुट भी 33% से आई। मैंने इनपुट में 25% का इंक्रीज किया, आउटपुट भी 25% से बढ़ी। इसको बोलूंगा सर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। व्हेन परसेंटेज चेंज इन इनपुट is equals to percentage change in output is called constant returns to scale। उसके बाद देखो, आपका इनपुट में 20% का इंक्रीज हुआ, आउटपुट आपकी 10% से ही बढ़ के आई। इनपुट आपने 20% से बढ़ाई, आपके आउटपुट सिर्फ 10% से आई। ऐसे ही इनपुट आपने 16% से बढ़ाई और आउटपुट आपकी 9% से आई। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलेंगे बच्चों आप, इसको बोलेंगे आप डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि आपका परसेंटेज चेंज इन आउटपुट जो है वो कम है परसेंटेज चेंज इन इनपुट से। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? जब परसेंटेज चेंज इन आउटपुट जो है वो कम होगा परसेंटेज चेंज इन इनपुट से, उसे आप बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों आपको? अब इसी चीज को हम नोट से पढ़ते हैं
और देखते हैं कि क्या लिखा है और क्या बताया गया है। बहुत सिंपल है, सुनना ध्यान से। नोट्स पे आते हैं बच्चों। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, या तीन स्टेज इसको आप बोल सकते हो। स्टेज वन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आपने क्या किया, जब आपका परसेंटेज चेंज इन आउटपुट जो है इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, तो आप बोलेंगे आपका इंक्रीजिंग स्केल आ गया सर। आपने इनपुट बढ़ाई 100% से, पर आपकी आउटपुट जो है वो 100 से भी ज्यादा परसेंट से बढ़ के आई, जैसा कि टेबल में आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो, आपने यहाँ पर जो इनपुट लगाई है बच्चों वो 100% से बढ़ी है आपकी, लेकिन जो आउटपुट है वो 150% से बढ़ रही है या 140% से बढ़ रही है। तो ये आपका क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। समझ में आया आपको? उसके बाद अगर आपसे ये पूछते हैं सर ये हुआ कैसे, जैसे हमने रिटर्न्स टू फैक्टर के रीजन पढ़े थे ना कि फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग फैक्टर उसके रीजन क्या है, ऐसे ही यहां पर भी अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि स्केल आपका ऐसा आया कैसे कि इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस का स्केल, सुनना, अपने बिजनेस का स्केल, अपनी इंडस्ट्री का स्केल बढ़ाने की वजह से कुछ बेनिफिट्स हुए होंगे। हर बार ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही बेनिफिट्स हो। बिजनेस को बढ़ाने से, बिजनेस के स्केल को एक्सपैंड करने से बेनिफिट तो होते हैं क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन करोगे आप, लेकिन अपने बिजनेस के स्केल को अगर आप बियॉन्ड द लिमिट बढ़ा देते हैं, देखो एक्सेस में कुछ भी ठीक नहीं होता। अगर आप बिजनेस के स्केल को बियॉन्ड द लिमिट बढ़ा देते हैं तो आपको डिस इकोनॉमीज मतलब कि डी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। अगर बिजनेस के स्केल को आप लिमिट तक बढ़ा रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, तो आपको बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो सर रिटर्न्स टू स्केल में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के रीजन क्या है? आप बोलोगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब बिजनेस के स्केल को एक्सपैंड करने से मेरे को कोई बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो उन बेनिफिट्स की वजह से मुझे इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मिल रहा है। तो बेनिफिट्स के टाइप्स क्या हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के टाइप्स क्या, हम पढ़ेंगे बाद में, बट इकोनॉमीज क्या आपको मैंने बता दिया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू द बेनिफिट्स बाय एक्सपैंडिंग द साइज ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आपको आता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप याद रखें बच्चों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है सेकंड आपकी स्टेज की, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल दो तरह की हैं, ये भी बता देता हूं आपको। इंटरनल, अगर फर्म को बेनिफिट हो रहे हैं, सिर्फ एक फर्म को बेनिफिट हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक फर्म को बेनिफिट हो रहा है, उसे बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमी, बिजनेस का स्केल एक्सपैंड करने से। अगर पूरी इंडस्ट्री का ही स्केल एक्सपैंड हो रहा है और इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं उन सबको फायदा मिल रहा है इंडस्ट्री एक्सपैंड होने से, तो वो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो दोनों ही इकोनॉमीज की वजह से आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आता है बच्चों। ठीक है, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को बाद में। अभी आप सुनिएगा कि व्हाट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो मैंने बताया आपको व्हेन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, जितनी इनपुट आप लगा रहे हो, देखो यहाँ पे आपने 100% के बाद 33% इंक्रीज किया इनपुट में, 33 आपका आउटपुट आया। 25% इंक्रीज किया इनपुट, 25 से आपका आउटपुट आया। तो कौन सा स्केल है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर आपकी इनपुट भी 100% से बढ़ रही है और आपकी आउटपुट भी 100% से आ रही है, इट मींस दोनों इक्वल है, इसको बोलोगे आप कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। वेरी सिंपल। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है बच्चों डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। व्हाट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल? अगर आपने इनपुट को डबल किया और आपकी जो आउटपुट है वो लेस देन डबल है, मींस आपने 10% का मान लो इनपुट में इंक्रीज किया, ये सोचकर कि मेरी आउटपुट आएगी, 10% इनपुट का इंक्रीज करने से आपकी आउटपुट 10 से भी कम परसेंटेज से आएगी। समझ रहे हो? व्हेन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ऐसा कब होता है? अगर आप अपने बिजनेस को बियॉन्ड द लिमिट एक्सपैंड कर लेते हैं, स्केल ऑफ बिजनेस को लिमिट से ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो आप
को डी बेनिफिट्स यानी कि एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी और इंटरनल डिसइकोनॉमी यानी फर्म को भी डी बेनिफिट हो सकते हैं और पूरी इंडस्ट्री को भी डी बेनिफिट हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो आपका स्केल इंक्रीजिंग नहीं आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। इनपुट लगाओगे ज्यादा, आउटपुट आएगी कम, तो बिजनेस को उतना ही बढ़ाएं जितना आप मैनेज कर सकते हैं। वेरी सिंपल। तो डिमिनिशिंग रिटर्न स्केल क्या होता है पता क्या बच्चों आपको? रीजन क्या है उसके? इंटरनल डिसइकोनॉमी एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी। पूरी इंडस्ट्री के एक्सपैंड होने से पूरी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी। एक फर्म के एक्सपैंड होने से एक फर्म को ही नुकसान हो रहा है, तो इंटरनल डिसइकोनॉमी। समझ में आ रहा है बच्चों? उसके बाद एक बात और सुनना, अभी हमने यहां पढ़ लिया बच्चों कि व्हाट इज रिटर्न्स टू स्केल। उसके अंदर हमने पढ़ी 3 स्टेजेस। कौन से 3 स्टेजेस? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, तीनों स्टेजेस टेबल से आपने देख लिया। अब मेरी बात सुनना बच्चों, अगर मैं आपको बोलता हूं, आपको याद है हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में कॉब डुगलास प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था। कॉब डुगलास, तो उन दोनों, एक इकोनॉमिस्ट एक मैथमेटिशियन, दोनों ही ने क्या किया था? अमेरिकन बेस्ड इंडस्ट्री पे रिसर्च किया। उनका पिछला डाटा, पास्ट डाटा इकट्ठा करके देखा कि वहां कितनी इनपुट लगती हैं और कितने आउटपुट आते हैं। तो उसका रिजल्ट ये आया था कि वहां पे जो कंट्रीब्यूशन है लेबर का कंट्रीब्यूशन था 3/4, कैपिटल का कितना था 1/4। कंट्रीब्यूशन देने के बाद जो आउटपुट आती है वो उतने ही स्केल से आती है जितना आप इनपुट लगाते हो। तो वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्केल है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, जितने इनपुट लगाते हैं उतने ही आउटपुट आते हैं। ऐसा उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि जितना इनपुट में इंक्रीज करते हैं उतना ही आउटपुट में इंक्रीज होकर आता है। इनपुट को डबल करते हैं, आउटपुट भी डबल ही, ऐसा उन्होंने यहाँ ऑब्जर्व किया था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि उस ऑब्जर्वेशन में, उस थ्योरी में, उस इक्वेशन में कुछ ड्रॉबैक्स थे। उन्होंने फिर से कुछ इक्वेशन लिखी, कुछ थ्योरी लिखी। तो अब हम वो पढ़ेंगे। उन्होंने ऑब्जर्व किया बाद में कि कांस्टेंट स्केल के अलावा इंक्रीजिंग स्केल भी हो सकता है, डिक्रीजिंग स्केल भी हो सकता है। तो उस बारे में इस चैप्टर में यहां पे मेंशन्ड है। वो क्या है? सुनना ध्यान से बच्चों, सुनना ध्यान से मेरी बात को, मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो the Cobb-Douglas production function explained earlier is used to explain returns to scale। उसे returns to scale के लिए ही explain यूज किया गया था। तो उन्होंने ये सोचा था, ये देखा था, ऑब्जर्व किया था कि वहां पर जो अमेरिकन बेस्ड इंडस्ट्री थी वहां पर जो रिटर्न टू स्केल था वो कांस्टेंट वाला था। उसके बाद बोलता है द फंक्शन वाज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट द एक्सपोनेंट्स एज्यूम्ड टू a plus 1 minus a is equals to 1। इसका मतलब बताऊंगा आपको मैं भी। उन्होंने ये सोचा कि रिटर्न्स टू स्केल जो है वो कांस्टेंट है, जितने इनपुट लगाते हैं उतनी ही आउटपुट आती है। उनकी इक्वेशन बनी थी Q is equals to KLACB। Q मतलब था यहाँ पे आउटपुट, Q क्या था बच्चों? आउटपुट। और L क्या था बच्चों? लेबर की क्वांटिटी। C क्या था बच्चों? कैपिटल की क्वांटिटी। और जो K, A और B थे, ये थे पॉजिटिव कांस्टेंट्स। इसका मतलब क्या है कि लेबर और कैपिटल के, देखो लेबर में मैंने कितना परसेंटेज का इंक्रीज किया वो A है, कैपिटल में मैंने कितना परसेंट का इंक्रीज किया वो है मेरा B। इन दोनों के परसेंटेज इंक्रीज होने से मेरी आउटपुट कितनी आई वो है Q। तो अब वो बोलते हैं अगर A प्लस B, इसका मतलब क्या है? A मींस कि लेबर का परसेंटेज चेंज जो है वो प्लस कैपिटल का जो परसेंटेज चेंज है वो, उन दोनों के परसेंटेज चेंज के होने से जो आउटपुट आती है अगर वो डबल आती है, इनपुट से भी ज्यादा आती है, तो इंक्रीजिंग स्केल है। मतलब सर मैं बोल रहा हूं कि जितना परसेंटेज चेंज लेबर का है प्लस जितना परसेंटेज चेंज कैपिटल का है, उससे भी ज्यादा अगर आउटपुट में परसेंटेज चेंज आता है तो इंक्रीजिंग स्केल, ऐसा ऑब्जर्व किया उन्होंने। इफ ए प्लस बी इज मोर देन 1, मतलब कि लेबर का कंट्रीब्यूशन आउटपुट में जो है वो ए है, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन जो आउटपुट में है वो बी है। अगर वो दोनों ही ज्यादा है 1 से, 1 क्या है? 1 यहां पर इनपुट है बच्चा, 1 क्या है? इनपुट। तो वो इंक्रीजिंग स्केल है। अगर
लेबर का कंट्रीब्यूशन आउटपुट में प्लस कैपिटल का कंट्रीब्यूशन जो आउटपुट में है वो 1 के बराबर है, मतलब जितनी इनपुट है उतना ही आउटपुट का कंट्रीब्यूशन है, उतना ही आउटपुट का परसेंटेज चेंज है, तो वो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और अगर लेबर का जो रिजल्ट है प्लस कैपिटल का जो रिजल्ट है आउटपुट में वो कम है एज कंपेयर टू इनपुट के परसेंटेज चेंज से, तो वो डिक्रीजिंग स्केल है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इफ a प्लस बी इज मोर देन 1, इसका मतलब क्या? आप पहले ये समझो कि a प्लस बी है क्या। a प्लस बी जो है बच्चों वो आउटपुट का रिजल्ट है ड्यू टू लेबर एंड कैपिटल के परसेंटेज चेंज, और 1 जो है यहाँ पे वो इनपुट है। सिंपल, 1 क्या है? इनपुट, और जो a और b है वो आउटपुट का रिजल्ट है ड्यू टू लेबर एंड कैपिटल के एम्प्लॉयमेंट से। तो ये सब बता दिया उन्होंने। तो यहां पर अब बोलता है कि इफ परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट, उसे बोलोगे आप इंक्रीजिंग स्केल। अगर परसेंटेज चेंज इन आउटपुट बराबर है इनपुट के परसेंटेज चेंज के, वो है कांस्टेंट स्केल। अगर परसेंटेज चेंज इन आउटपुट कम है परसेंटेज चेंज इन इनपुट से, तो वो है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो गॉब डुगलास प्रोडक्शन फंक्शन ने बाद में अपनी एजम्पशन को रिलैक्स कर दिया कि सिर्फ कांस्टेंट स्केल नहीं होता बल्कि इंक्रीजिंग स्केल भी हो सकता है और डिक्रीजिंग स्केल भी हो सकता है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? इसके बाद अब बोलता है कि क्या डिफरेंस है रिटर्न टू फैक्टर में और रिटर्न्स टू स्केल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए आपको कि क्या डिफरेंस है रिटर्न टू फैक्टर में और रिटर्न टू स्केल में, पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम मीनिंग डिफाइन करते हैं कि दोनों होते क्या है बच्चों। हमने पढ़ लिया स्केल भी और फैक्टर भी, दोनों ही अपनी अलग अलग लॉज हैं, एक शॉर्ट रन में है एक लॉन्ग रन में है। एक लॉ में दोनों ही फैक्टर चेंज होते हैं, एक लॉ में एक ही फैक्टर चेंज होता है। एक लॉ के अंदर हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स वाली स्टेज आती है, एक में हम देखते हैं इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग वाली स्टेज आती है, सबका अपना अलग अलग है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, पहले बताया हुआ है मीनिंग कि रिटर्न्स टू फैक्टर जो है refers to resultant increase in product when only one factor is increased। ध्यान देना, only one factor is increased, ठीक है, और बाकी कांस्टेंट होते हैं। रिटर्न टू स्केल में क्या होता है? रिटर्न टू स्केल refers to the change in output when all the factor inputs are changed। यहां पे सभी फैक्टर को बदल दिया जाता है। दूसरा है टाइम पीरियड, बोल रहे कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन में जो रिटर्न टू फैक्टर है वो शॉर्ट रन के लिए है और जो स्केल है वो लॉन्ग रन के लिए। बड़ा सिंपल है, ध्यान देना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। रिटर्न टू फैक्टर में यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में जो फैक्टर के चेंज होने का रेशियो होता है, प्रपोर्शन होता है, वो वेरिएबल नेचर का होता है, डिफरेंट होता है, 1:1, 1:2, 1:3। लेकिन रिटर्न टू स्केल के अंदर जो प्रपोर्शन होता है वो कांस्टेंट नेचर का होता है, कांस्टेंट रेशियो वाला होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा, आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो रेशियो है 1:2 ही आ रहा है हमेशा, तो यहां पे जो नेचर है वो कांस्टेंट नेचर है फैक्टर्स के चेंज होने का। उसके बाद बोल रहा है कि देयर इज नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में आप प्रोडक्शन का स्केल एक्सपैंड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे सिर्फ आप एक फैक्टर को चेंज कर रहे हो, वेरिएबल वाले को। स्केल आप एक्सपैंड कर सकते हो लॉन्ग रन में क्योंकि वहां पे आप सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? दूसरी बात, जो रिटर्न टू फैक्टर है वहां पे जो आउटपुट में चेंज आ रहा है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की वजह से बढ़ रही है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वहां जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है वो सभी फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है रिटर्न टू फैक्टर में और रिटर्न टू स्केल में बच्चों। इसके बाद अब प्रोडक्शन फंक्शन तो खत्म हो गया। अब आपका आता है बच्चों प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन इस टॉपिक को मैं शुरू करूंगा अभी। उससे पहले आप ये जान लें कि हमने जितना भी अभी पढ़ा है बच्चों, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन या फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स, लॉ ऑफ प्रोडक्शन में रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ प्रोडक्शन में लॉन्ग रन की रिटर्न टू स्केल, इस सारे टॉपिक्स को जोड़ के अच्छे से समझ के उसके बाद आप प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन को समझ सकते हैं। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन नाम से ही है, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन वो सिचुएशन है जब आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमम लेवल पे हो। व्हाट इज ऑप्टिमम लेवल? कि आपकी आउटपुट जो है उसका रिजल्ट ज्यादा हो और जो इनपुट लग रही है वो कम से कम लगे। मेरी बात समझ रहे हो? कि जितना आपने पैसा लगाया उससे ज्यादा आपकी आउटपुट आनी चाहिए।
मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि आपके अनमैनेजेबल हो जाए। तो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन को हम समझा सकते हैं कुछ डिफरेंट टूल्स से। वो टूल्स क्या है? जैसा कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट में पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की हेल्प से आप समझा रहे थे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, वैसे ही आइसोक्वांट आइसोक्वांट क्वांटिटी कर्व से और आइसो कॉस्ट लाइन से आप समझा सकते हो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। ध्यान देना, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तब होगा जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे होंगे, और वो तब होंगे जब मिनिमम कॉस्ट होगी और मैक्सिमम आउटपुट होगी। ध्यान देना बच्चों, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट, इनपुट कम लग रही होगी, आउटपुट ज्यादा रही होगी। आप मेरी बात सुनना बच्चों कि आइसोक्वांट कर्व क्या है। आइसोक्वांट कर्व को हम प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज आइसो? आइसो मतलब सिंगल, व्हाट इज क्वांट? क्वांटिटी। एक ही सिंगल कर्व पे अलग अलग लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन से हम एक ही क्वांटिटी को शो करेंगे। मतलब कि आपको बनाने हैं 100 वॉचेस, आपको बनाने हैं 100 पेन, लेकिन लेबर और कैपिटल का जो प्रपोर्शन है वो अलग अलग दिखा रहे हैं। पेन लेकिन 100 प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या हो नहीं सकता ऐसा बच्चों के 10 लेबर 1 कैपिटल, 8 लेबर 2 कैपिटल, या 6 लेबर 4 कैपिटल करके आप आउटपुट सेम ही निकाल के आ रहे हो सकता है ना? तो ऐसा अगर है तो ऐसा जिस कर्व पे शो किया जाता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को लेके जो आउटपुट निकाली जाती है उसको शो किया जाता है, वो आइसोक्वांट कर्व के ऊपर शो किया जाता है। तो आइसोक्वांट कर्व रेफर्स टू दैट कर्व which shows different level of combination of labor and capital and gives same level of output. Indifference curve में क्या था कि indifference curve refers to that curve which shows different combination of two goods which gives same level of satisfaction. यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आइसोक्वांट कर्व वो कर्व है जो सेम क्वांटिटी शो करेगा, ना कि सेटिस्फैक्शन। और जो कॉम्बिनेशन है अलग अलग, वो गुड्स के नहीं है, वो इनपुट्स के हैं, लेबर के और कैपिटल के। बाकी टॉपिक ऑलमोस्ट सेम। जो रेट होगा बढ़ाने का और कम करने का, जो हम लेबर को बढ़ाएंगे, मान लो कैपिटल को कम करेंगे, तो रेट डिक्रीजिंग ही होगा। जैसे इंडिफरेंस कर्व में था डिक्रीजिंग है, हमारे यहाँ पर भी डिक्रीजिंग रेट लेके चलेंगे। टॉपिक बिल्कुल सेम है, बस नाम बदल गया, वो इंडिफरेंस कर्व है या आइसोक्वांट कर्व है। इसमें भी हम बोल सकते हैं कि आइसोक्वांट कर्व को आप प्रोड्यूसर के इंडिफरेंस कर्व बोलते हो, आइसोक्वांट कर्व को आप प्रोड्यूसर के इंडिफरेंस कर्व भी बोल सकते हो। आप शुरू करते हैं, व्हाट इज आइसोक्वांट कर्व, ठीक है। उसके बाद आइसो कॉस्ट लाइन आएगी, जैसे बजट लाइन थी। उसके बाद दिखाएंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे है। वेरी सिंपल, शुरू करते हैं बच्चों, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। नॉर्मली, मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन को हम देखते हैं कि क्या है। अब सुनेंगे बच्चा। नॉर्मली अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इज इंटरेस्टेड टू नो दैट कि कौन से कॉम्बिनेशन लिए जाएं दो फैक्टर्स के, लेबर या कैपिटल के, जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और आउटपुट ज्यादा हो जाए। ये बोला मैंने आपको स्टार्टिंग में कि हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि अगर मुझे अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं ना, तो मुझे कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए लेबर कैपिटल का जिससे मेरी कॉस्ट बहुत कम आए, आउटपुट बहुत ज्यादा है। मैं लेबर भी लगा रहा हूं, मैं कैपिटल भी लगा रहा हूं, लेकिन लेबर कैपिटल का कितना कितना रेशियो लगाऊं, कौन सा रेशियो लगाऊं, कितनी लेबर कितनी कैपिटल, कितनी यूनिट्स ऑफ लेबर लगाऊं, कितनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगाऊं कि मेरी आउटपुट मैक्सिमम आ जाए। तो ऐसा उसको सोच रहा है वो, और वो निकालना चाहता है इस रिजल्ट को। उसको निकालने के लिए उसको आइसोक्वांट कर्व और आइसोकॉस्ट लाइन की मदद लेनी पड़ेगी बच्चों। तो उसके लिए हमारे पास टॉपिक जो है ना वो है, दिस कैन बी नोन बाय कंबाइनिंग द फर्म प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन। तो आपको कॉस्ट मिनिमम चाहिए, आपको प्रोडक्शन मैक्सिमम चाहिए, तो आपको कॉस्ट फंक्शन को और प्रोडक्शन फंक्शन को कंबाइन करना पड़ेगा। तो कॉस्ट फंक्शन के लिए क्या है, आइसोकॉस्ट लाइन है। प्रोडक्शन फंक्शन के लिए क्या है, आइसोक्वांट कर्व है। दोनों को कंबाइन कर दो, फिर आप निकाल पाओगे। तो इसके लिए हमारे पास दो टूल हैं, आइसोक्वांट कर्व एंड आइसोकॉस्ट लाइन। वेरी सिंपल। अब
व्हाट इज आइसोकॉन्ट कर्व? ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने बोला आइसोकॉन्ट कर्व जो होते हैं वो इंडिफरेंस कर्व की तरह ही है। इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए था, आइसोकॉन्ट कर्व प्रोड्यूसर के लिए है। तो आइसोकॉन्ट कर्व आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व इन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आइसोकॉन्ट कर्व, सुनना ध्यान से, आइसोकॉन्ट कर्व रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स which are capable of producing the same level of output। आउटपुट सेम दिखाएंगे, इनपुट का कॉम्बिनेशन अलग होगा। सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी आप समझाओ। बच्चों मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना, मैं समझाता हूं आपको एक टेबल की हेल्प से। देखो बच्चों ध्यान से, आइसोक्वांट कर्व, आइसोक्वांट कर्व। व्हाट इज आइसो? आइसो मतलब सिंगल। व्हाट इज क्वांट? क्वांट मतलब आउटपुट यानी कि क्वांटिटी। तो एक सिंगल कर्व पे आप एक ही आउटपुट दिखाएंगे लेकिन कॉम्बिनेशन अलग अलग होंगे। किसके कॉम्बिनेशन सर? लेबर और कैपिटल के। कैसे बनता है आइसोकॉन्ट कर्व? सुनना बच्चों ध्यान से, यहां पर मैंने लिखा बच्चों कॉम्बिनेशन, यहां लिखा मैंने कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस में लिखा बच्चों कॉम्बिनेशन ए बी सी डी एंड ई। यहां लिखा बच्चों मैंने लेबर, ठीक है, लेबर इनपुट है, और यहां लिखा कैपिटल, ये भी क्या है? इनपुट है। तो हम लेबर कैपिटल दोनों को ही चेंज कर सकते हैं। लेबर को इंक्रीज करूंगा तो कैपिटल मुझे डिक्रीज करनी पड़ेगी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बच्चों हर प्रोड्यूसर का बजट लिमिटेड होता है, कोई भी प्रोड्यूसर का बजट अनलिमिटेड नहीं होता है बच्चों। अगर वो लेबर को ज्यादा इंप्लॉय करेगा उसको कैपिटल सेक्रीफाइस करेगा, तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, लेबर सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए जो आउटपुट बनानी है मुझे, वो बनानी है 100 यूनिट्स ऑफ वॉचेस। मुझे 100 यूनिट्स बनानी है, हमेशा 100 ही बनाऊंगा, लेकिन लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। मेरी बात समझ रहे हो? लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा, लेकिन आउटपुट जो आएगी वो 100 यूनिट ही आएगी। मान लीजिए लेबर मैंने एक लगाई, कैपिटल मैंने लगाई बच्चों मान लो 10 या 15 मान लेते हैं। मैंने एक लेबर को और बढ़ाना चाहा तो मुझे कैपिटल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लो मैंने कैपिटल लिख दी 11 यूनिट्स, मैंने एक लेबर बढ़ाने के लिए 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल को सेक्रीफाइस किया। लेट अज्यूम दैट, बच्चों एजम्पशन ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर एक और लेबर लगाई, मैंने 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल डिक्रीज कर दी। मैंने एक लेबर और लगाई, मैंने 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल डिक्रीज कर दी। मैंने एक लेबर और लगाई, मैंने 1 यूनिट ऑफ कैपिटल डिक्रीज करी। देखो बच्चों, जैसे इंडिफरेंस कर्व में था कि मैं अगर लेबर को बढ़ा रहा हूं तो मुझे कैपिटल को डिक्रीज करना है यहां पर, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या था कि मैं एक गुड को बढ़ा रहा हूं, दूसरी गुड सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बजट लिमिटेड। वहां पर था एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहां पर क्या है बच्चा? यहां पर है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन में, प्रोडक्शन फंक्शन में टेक्निकल रिलेशन होता है इनपुट में और आउटपुट में। कौन सा? टेक्निकल रिलेशन। तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कि अगर आप एक इनपुट को इंक्रीज करेंगे दूसरी इनपुट को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मतलब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो लेबर को कैपिटल से या फिर कैपिटल को लेबर से। तो उसके लिए आपको निकालना है एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। कैसे निकालते हैं एमआरटीएस? उसका फॉर्मूला भी सेम है जो इंडिफरेंस कर्व में था एमआरएस का। लॉस ऑफ कैपिटल आप यहां पे कर रहे हैं और गेन ऑफ लेबर आप यहां पे कर रहे हैं। तो लॉस ऑफ कैपिटल अपॉन गेन ऑफ लेबर। कितना लॉस हुआ बच्चों? 4 कैपिटल का। गेन कितना हुआ? 1 लेबर का, तो 4:1। फिर कितना लॉस हुआ बच्चों? 3 यूनिट ऑफ कैपिटल का। गेन कितना हुआ? 1 यूनिट ऑफ लेबर का, 3:1। ऐसे ही फिर कितना लॉस हुआ बच्चों? 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल का, गेन कितना? 1 ऑफ लेबर। ऐसे ही 1 का लॉस फिर 1 का गेन। तो आप लोगों ने जैसे इंडिफरेंस कर्व बनाया था वैसे ही आप आइसोक्वांट कर्व की टेबल बना रहे हैं। डिफरेंस क्या है? इंडिफरेंस कर्व में यहां गुड एक्स लिखा था, अभी लेबर है, यहां गुड वाई लिखा था, इधर कैपिटल है। क्योंकि आप पढ़ रहे हो प्रोडक्शन फंक्शन, तो आप आउटपुट का, ये आउटपुट है और दोनों इनपुट है, आउटपुट का और इनपुट का रिलेशन जानना चाह रहे हो तो ऑब्वियस यहां पे इनपुट आएगी और आउटपुट तो है आपके पास। तो इनपुट में भी 2 इनपुट है,
दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन आपके पास है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, उन कॉम्बिनेशन की मदद से आप आउटपुट निकाल रहे हो। जो कॉम्बिनेशन है, उन कॉम्बिनेशन में देखो ध्यान से बच्चों, हम एक फैक्टर को बढ़ा रहे हैं और एक को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जितना सेक्रीफाइस किया डिवाइड बाय जितना गेन किया उसे बोलेंगे MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? जिस रेट से आप एक फैक्टर को बढ़ाते हो और दूसरे को सेक्रीफाइस करते हो उस रेट को बोलते हैं MRTS। अब वो कैसा होना चाहिए सर? वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। जैसे MRS डिक्रीजिंग था ना, वैसे ही मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी डिक्रीजिंग होना चाहिए। सर ध्यान रखना, इनडिफरेंस कर्व में MRS होता है, आइसो क्वांट कर्व बनाने जा रहे हो तो इसमें MRTS होता है। अब इसी टेबल को अगर आप ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी टेबल को अगर आप ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहां आप लिखते हैं बच्चा यूनिट्स ऑफ लेबर जो आप गेन कर रहे हो, यहां आप लिखते हो यूनिट्स ऑफ कैपिटल जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो इन सारे कॉम्बिनेशन से आप जब डायग्राम बनाएंगे, लेबर लेंगे, कैपिटल लेंगे 1 2 3 4 5, कैपिटल आपका मैक्सिमम 15 तक गया है तो आप 3 3 का गैप ले लेंगे, 3 6 9 12 एंड 15। जब आप इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में y एक्सिस पे लेके, जब 1 लेबर थी तो 15 कैपिटल थी, 2 लेबर थी तो 11 कैपिटल थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब 3 लेबर थी तो 8 कैपिटल थी। इस तरह से आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लिए। ठीक है बच्चों? तो 5 लेबर थी तो 5 ही कैपिटल थी। इस तरह से आपने बना लिया। आपका जो कर्व आया वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स शेप का आया। इस कर्व को आप नाम देंगे IQ, यानी कि आइसो क्वांट कर्व, जो 100 यूनिट्स ऑफ वॉच आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है मान लो। लेकिन आपके जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी एंड ई, सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं। आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हो तो कैपिटल को आप डिक्रीज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? लेबर को इंक्रीज कर रहे हो, कैपिटल को आप डिक्रीज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो MRTS है बच्चों, वो आपका ए कॉम्बिनेशन पे कुछ भी नहीं था, फिर 4:1, 3:1, 2:1, आपका MRTS डिक्रीजिंग है। जो आइसोक्वांट कर्व है आपके सामने आ गया। तो अब आप डिफाइन कर सकते हो कि आइसोक्वांट कर्व क्या होता है। आइसोक्वांट कर्व इज दैट कर्व which shows all possible combinations of two inputs, not goods, all possible combination of two inputs which give same level of output। आउटपुट आपकी हमेशा 100 आ रही है, बस लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन जो है वो अलग अलग है। तो प्रोड्यूसर इन सारे कॉम्बिनेशन में से एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना चाहता है जो उसको मिनिमम कॉस्ट दे और आउटपुट मैक्सिमम दे। तो कैसे निकाल पाएंगे? अभी सिर्फ हमने प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स को लिए आउटपुट देख लिया, हमने कॉस्ट फंक्शन यहां इंक्लूड नहीं किया। कॉस्ट फंक्शन के लिए पढ़ाऊंगा आपको आइसो कॉस्ट लाइन। कॉस्ट चैप्टर अलग है, आइसो कॉस्ट लाइन एक अलग चीज है। तो अभी आप देखो नोट्स पे आते हैं कि आइसो क्वांट कर्व क्या होता है। तो आइसो क्वांट कर्व क्या है? आइसो क्वांट कर्व रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स विच यील्ड, मतलब गिव इक्वल क्वांटिटी 100, हर बार 100 यूनिट्स दे रहा है आपको। ठीक है? पर कॉम्बिनेशन अलग अलग है और प्रोड्यूसर जो है उसको पता नहीं है कि कौन सा कॉम्बिनेशन में चूज करूं, क्योंकि सभी कॉम्बिनेशन में आउटपुट 100 ही आ रही है। तो उसको निकालने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन में चूज कर, ये डिसीजन लेने के लिए प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर को आइसो कॉस्ट लाइन को भी समझना पड़ेगा। उसके बाद वो देख पाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन उसके लिए बेस्ट है बच्चों। तो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अभी आइसोक्वांट कर्व क्या समझ में आया? सिंपल, आइसोक्वांट कर्व एक कर्व है जो शो कर रहा है अलग अलग कॉम्बिनेशन दो इनपुट्स के जो आउटपुट सेम ही दे रहे हैं। समझ में आ? अब टेबल आपके सामने है बच्चों। टेबल में देखो आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 लेबर। कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं 12 8 5 3 2, पहले 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। MRTS कैसे निकालते हैं? लॉस ऑफ कैपिटल जो हो रहा है अपॉन गेन ऑफ लेबर जो हो रहा है। तो लॉस 4 का हुआ, गेन कितने का हुआ सर? एक लेबर का, तो 4:1। लेबर का जो गेन है आप देख रहे हो 1:1 का गेन है, तो 3:1, 2:1, 1:1। इस टेबल से हमने ग्राफ बना लिया सर। जब ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ निकल के आया।
आउटपुट जो आपकी आ रही है, मान लो 100 यूनिट्स ही आ रही है, कॉम्बिनेशन आपके अलग अलग बन गए ए बी सी डी एंड ई, ये सारे कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर को आउटपुट सेम देंगे 100 यूनिट्स। ये है आपका आइसो क्वांट कर्व। समझ में आया कुछ? तो आइसो क्वांट कर्व समझ में आया। तो आइसो क्वांट कर्व को एक नाम और दे सकते हैं आप, उससे पहले एक नाम और दिया, प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व। एक नाम और है इक्वल प्रोडक्ट कर्व, क्योंकि आइसो क्वांट कर्व पे जो आउटपुट आ रही है वो एक ही आ रही है, कॉम्बिनेशन अलग अलग है पर आउटपुट एक ही आ रही है। तो आइसो क्वांट कर्व have properties similar to indifference curve। ऑब्वियस ही बात है, ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है, बस वो कंज्यूमर का है, ये प्रोड्यूसर का है। वहां पे सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पे आउटपुट है। वहां दो गुड्स के कॉम्बिनेशन है, यहाँ दो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन है। बहुत सिंपल है। तो आइसोक्वांट कर्व की प्रॉपर्टी सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व है। आइसोक्वांट कर्व भी नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इंडिफरेंस कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था। आइसोक्वांट कर्व भी कन्वेक्स है, इंडिफरेंस कर्व भी कन्वेक्स था। आइसोक्वांट कर्व कन्वेक्स इसलिए कि एमआरटीएस डिक्रीजिंग है, इंडिफरेंस कर्व भी कन्वेक्स था क्योंकि एमआरएस डिक्रीजिंग था। इंडिफरेंस कर्व भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, आइसोक्वांट कर्व भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, सेम प्रॉपर्टीज हैं। अब इन सभी प्रॉपर्टीज को हम फिर से एक बार करेंगे एज आइसोक्वांट कर्व। हमने पहले जो प्रॉपर्टी की है वो इंडिफरेंस कर्व के बेस पे की है, अब जो प्रॉपर्टी करेंगे वो आइसोक्वांट कर्व के बेस पे करेंगे। तो कुछ मुश्किल नहीं है, टॉपिक ऑलमोस्ट 99% मिलता जुलता है, जो फर्क है आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी हम पढ़ेंगे आइसोक्वांट कर्व की प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनना बच्चों। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? आइसोक्वांट कर्व की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि आइसोक्वांट कर्व जो आपका बन रहा है बच्चा, वो बन रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब क्या लिखेंगे, डायग्राम को देखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट कर्व में आप लोग क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट कर्व में आप लोग क्या लिखते हैं कि पहली प्रॉपर्टी है कि आइसोक्वांट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर नेगेटिव स्लोप, बिकॉज वन यूनिट ऑफ वन यूनिट ऑफ लेबर one unit of labor can be increased by sacrificing some units of capital। yes or no? बच्चों, प्रोड्यूसर का जो बजट है वो लिमिटेड है। जब प्रोड्यूसर का बजट लिमिटेड है तो वो दोनों ही इनपुट्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता बच्चों। अगर प्रोड्यूसर को एक यूनिट को इंक्रीज करना है तो ऑब्वियस ही बात है दूसरी यूनिट को, दूसरी इनपुट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये लिखा मैंने कि आइसोक्वांट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज वन यूनिट ऑफ लेबर कैन बी इंक्रीज्ड बाय सेक्रीफाइसिंग सम यूनिट्स ऑफ कैपिटल। तो कुछ गेन कुछ सेक्रीफाइस, बिकॉज ऑफ लॉस एंड गेन इंडिफरेंस कर्व की तरह आइसोक्वांट कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये प्रॉपर्टी हम समझते हैं, नोट्स में क्या लिखी है। आइसोक्वांट कर्व हैव अ नेगेटिव स्लोप। व्हाई? आइसोक्वांट कर्व डाउनवर्ड स्लोप इसलिए है क्योंकि दिस implies that unit of one input factor must be reduced in order to increase the unit of other factor। किसी भी अदर फैक्टर, मान लो कैपिटल को अगर आपको इंक्रीज करना है तो लेबर सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, लेबर को इंक्रीज करना है तो कैपिटल सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बट आपका आउटपुट लेवल सेम रहेगा, ये कंफर्म है। 100 यूनिट से 100 यूनिट से रहेगी, कॉम्बिनेशन कोई भी हो बच्चों। जैसा आपने देखा था कि आइसोक्वांट कर्व पे कॉम्बिनेशन ए है, बी है, सी है या फिर डी है, सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को, सॉरी प्रोड्यूसर को सेम आउटपुट देंगे। उसके बाद दूसरी चीज ये है बच्चा कि आइसोक्वांट कर्व की सेकंड प्रॉपर्टी है कि आइसोक्वांट कर्व जो है वो कन्वेक्स होता है ओरिजिन के। कन्वेक्स क्यों होता है सर? सेकंड प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम कि आइसोक्वांट कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आइसोक्वांट कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन।
ठीक है, आइसोकॉन्ट कर्व कन्वेक्स होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के। क्यों? क्योंकि MRTS, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज फॉलिंग। MRTS के फॉल होने की वजह से, MRTS के फॉल होने की वजह से इनडिफरेंस कर्व की तरह आइसोकॉन्ट कर्व भी कॉन्वेक्स होता है। सर अगर MRTS इंक्रीजिंग होता, आपको लेबर को इंक्रीज करने के लिए मोर एंड मोर कैपिटल सेक्रीफाइस करनी पड़ती, तो MRTS इंक्रीजिंग होता, उस केस में कॉन्केव भी हो सकता था। पर ओरिजिनली आइसोकॉन्ट कर्व हो या इंडिफरेंस कर्व हो, दोनों ही कन्वेक्स होते हैं, क्योंकि आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आइसोकॉन्ट कर्व में वो डिक्रीजिंग होता है, इसीलिए आपका जो आइसोकॉन्ट कर्व है वो कॉन्वेक्स है। देखो टेबल में देखो, MRTS आपका डिक्रीजिंग है बच्चा, इसीलिए आपका आइसोकॉन्ट कर्व अपने आप जो टेबल से ही बनाया हमने तो कैसा आया है, कॉन्वेक्स ही आया है। ठीक है, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है सर, हायर द आइसोकॉन्ट कर्व। याद है प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की, हायर द आइसोकॉन्ट कर्व हायर द लेवल ऑफ आउटपुट सेटिस्फैक्शन मत लिख देना बच्चों, हायर द आइसोकॉन्ट कर्व हायर द लेवल ऑफ आउटपुट, जितना ज्यादा ऊंचा आइसोकॉन्ट कर्व होगा उतनी ज्यादा आपकी आउटपुट होगी। इसको समझाते हैं आपको बच्चों, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक आइसोकॉन्ट कर्व है, ठीक है, ये आइसोकॉन्ट कर्व है आपका, सॉरी ये मान लो बच्चों, यहां आपको बनाते हैं आइसोकॉन्ट कर्व। आइसोकॉन्ट कर्व जो है, इधर इतनी लेबर है और इतनी कैपिटल है, ठीक है, इतनी लेबर है और इतनी कैपिटल है बच्चों। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर और वाई पे लिखते हैं यूनिट्स ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है, यूनिट्स ऑफ लेबर और यूनिट्स ऑफ कैपिटल। तो वाई एक्सिस के ऊपर आपने कैपिटल ले लिया, एक्स पे आपने लेबर ले लिया। अब आपका जो आउटपुट है वो मान लो यहां पर 100 यूनिट्स का है बच्चा, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कैपिटल को कम करो लेबर को बढ़ाओ, आपका आउटपुट लेवल सेम रहेगा बच्चा, कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल आसान। अगर मैं बोलता हूं कि लेबर और कैपिटल दोनों का ही नंबर आप बढ़ा दो, लेबर को इंक्रीज कर दो L से L2 और कैपिटल को बढ़ा दो C से C2, तो आपका आइसोकॉन्ट कर्व जो आएगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही आइसोकॉन्ट का ऊपर शिफ्ट होगा तो अब आपका लेबर भी बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया, दोनों ही फैक्टर आपने बढ़ा दिए, तो आपकी आउटपुट भी बढ़ जाएगी। तो मैं बोलूंगा जितना ज्यादा ऊपर आइसोकॉन्ट कर्व होगा उतना ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट होगा, जितना नीचे आइसोकॉन्ट कर्व होगा उतना कम लेवल ऑफ आउटपुट होगा। तो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि हायर द आइसोकॉन्ट कर्व हायर द लेवल ऑफ आउटपुट, हायर द आइसोकॉन्ट कर्व हायर द लेवल ऑफ आउटपुट, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और हमारे पास है कि टू आइसोकॉन्ट कर्व नेवर इंटरसेक्ट और नो टू बी टेंजेंट टू ईच अदर। आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोकॉन्ट कर्व टेंजेंट हो सकते हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन टेंजेंट हो सकते हैं, लेकिन दो आइसोकॉन्ट कर्व आपस में ना टेंजेंट हो सकते हैं ना इंटरसेक्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते सर, इसको समझते हैं। मान लो बच्चों, अगर दो आइसोकॉन्ट कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो IQ1 है ये IQ है, इस पे 100 यूनिट्स, अब ये वाला IQ ऊपर है तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा यूनिट्स होनी चाहिए। तो हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आता है, मान लो बच्चा इस पॉइंट को नाम देता हूं पॉइंट A, एक पॉइंट हमारे पास B है, एक पॉइंट हमारे पास C है। अब जो A पॉइंट है और जो B पॉइंट है वो सेम आइसोकॉन्ट कर्व पे है, तो वो आउटपुट जो आपको देंगे ऑब्वियस वो सेम देंगे। तो A combination is equals to B combination because they are on same isoquant curve, that is IQ। अब जो A combination और C combination है वो भी सेम isoquant curve पे है on IQ1। वो दे रहे हैं आपको, ये दे रहा है 100 यूनिट्स और ये isoquant curve IQ1 जो दे रहा है 200 यूनिट्स। ठीक है, if A is equal to B and A is equal to C, then B must be equal to C।
अगर बी और सी सेम होंगे, वो तो 100 और 200 अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं बच्चों, तो रिजल्ट तो रॉन्ग आता है कि बी कॉम्बिनेशन 100 यूनिट भी दे रहा है और 200 भी दे रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये टेक्निकली रॉन्ग है कि दो आइसोकॉन्ट कर्व अगर इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो रिजल्ट रॉन्ग प्रूव हो जाता है। देयरफॉर टू आइसोकॉन्ट कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि बी और सी सेम आउटपुट कैसे दे सकते हैं? सी 200 दे रहा है, बी 100 दे रहा है, लोअर आइसोकॉन्ट कर्व पे, सी अपर आइसोकॉन्ट कर्व पे। सो टू आइसोकॉन्ट कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी आपकी होगी बच्चों आइसोकॉन्ट कर्व की। एक प्रॉपर्टी और है कि जरूरी नहीं है कि दो आइसोकॉन्ट कर्व आपस में पैरेलल हो बच्चों, कि पैरेलल हो। मतलब क्या है इसका, सुनना ध्यान से। मान लीजिए एक आइसोकॉन्ट कर्व ये है और एक आइसोकॉन्ट कर्व ये है, ये आपको पैरेलल दिख रहा होगा, बिल्कुल पैरेलल आइसोकॉन्ट 1 2 3। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आइसोकॉन्ट कर्व का गैप यहां कम हो और यहां ज्यादा हो? कट तो कर नहीं रहे, टेंजेंट भी नहीं है। सर लेबर मैंने थोड़ी सी बढ़ाई, कैपिटल ज्यादा बढ़ाई, तो पैरेलल नहीं आएंगे आइसोकॉन्ट कर्व। बजट मेरा बढ़ गया, मैं चाहता हूं लेबर कम बढ़ाऊं, कैपिटल ज्यादा बढ़ाऊं, ऐसा हो सकता है? तो जरूरी नहीं कि आइसोकॉन्ट कर्व पैरेलल ही हो, कि हर बार हम लेबर का और कैपिटल का प्रोपोर्शन सेम रखें, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, इसलिए दो आइसोकॉन्ट कर्व कभी भी जरूरी नहीं है कि हमेशा पैरेलल हो। जरूरी नहीं कि हर आइसोकॉन्ट कर्व में एमआरएस सेम रहे, जो एमआरटीएस सेम रहे जो पहले था। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी होती है आइसोकॉन्ट कर्व की। उसके अलावा ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है बच्चों, एक प्रॉपर्टी और है कि कोई भी आइसोकॉन्ट कर्व एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता। बच्चों अगर आइसोकॉन्ट कर्व मेरा यहां पे टच हो गया, इसका मतलब कि मैं लेबर की यूनिट तो एम्प्लॉय कर रहा हूं लेकिन कैपिटल एम्प्लॉय नहीं कर रहा। खाली एक इनपुट से मेरा प्रोडक्शन कैसे हो जाएगा? या मेरा आइसोकॉन्ट कर्व यहां टच कर रहा है, यहां नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि मैं कैपिटल तो लगा रहा हूं पर मैं लेबर नहीं लगा रहा। तो एक इनपुट से प्रोडक्शन नहीं पॉसिबल, एटलीस्ट टू इनपुट्स हमें लगानी है प्रोडक्शन। इसलिए ये प्रॉपर्टी भी बनती है कि आइसोकॉन्ट कर्व ना एक्स को ना वाई को टच नहीं करता, अलग ही रहता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब आइसोकॉन्ट कर्व की प्रॉपर्टी करने के बाद शुरू होता है आइसोकॉस्ट लाइन। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया आइसोकॉन्ट कर्व को। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं बच्चों आपको कि आइसोकॉन्ट कर्व क्या होता है। तो आइसोकॉन्ट कर्व हमने शुरू किया क्योंकि हमें पढ़ना था व्हाट इज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन? कि आपकी कॉस्ट कम आउटपुट ज्यादा। आउटपुट के फंक्शन को पढ़ने के लिए आपने पढ़ा आइसोकॉन्ट कर्व, और कॉस्ट के फंक्शन को पढ़ने के लिए आप पढ़ेंगे आइसोकॉस्ट लाइन नेक्स्ट क्लास में। तो आइसोकॉन्ट कर्व क्या शो करता है? आइसोकॉन्ट कर्व ये शो करता है कि कितने अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट से आप सेम आउटपुट निकाल सकते हो। बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो प्रोड्यूसर जो है वो इनडिफरेंट होता है, कंफ्यूज होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करे जिससे उसकी कॉस्ट कम है आउटपुट ज्यादा है। तो उस चीज को डिसीजन लेने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आइसोकॉस्ट लाइन। फिर दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है जिससे कॉस्ट कम आ रही है आउटपुट ज्यादा आ रही है। तो आइसोकॉन्ट कर्व की प्रॉपर्टी हमने अभी भी पढ़ ली बच्चों। तो आइसोकॉन्ट कर्व में ध्यान रखना, दो इनपुट है, गुड्स नहीं है, आउटपुट सेम आ रही है, अलग अलग नहीं है, और आइसोकॉन्ट कर्व को हम बोल सकते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व या फिर प्रोड्यूसर के इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो आइसोकॉन्ट कर्व शो करता है आउटपुट का लेवल, इंडिफरेंस कर्व शो करता है सेटिस्फैक्शन का लेवल। इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए है, आइसोकॉन्ट कर्व प्रोड्यूसर के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों आइसोकॉस्ट लाइन, और आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोकॉन्ट कर्व की मदद से ये देखेंगे कि प्रोड्यूसर कहां पे इक्विलिब्रियम पे, प्रोड्यूसर का ऑप्टिमाइजेशन लेवल कहां पे आता है। उसके बाद ये आपका प्रोडक्शन वाला जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम कॉस्ट शुरू करेंगे। तो ध्यान से पढ़ो आज की क्लास को, रिवाइज करो नोट से, डाउट्स निकालो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आइसोकॉस्ट लाइन, क्योंकि आइसोकॉन्ट कर्व आइसोकॉस्ट लाइन एक साथ नहीं पढ़ा सकता मैं आपको, एक साथ पढ़ेंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले आप आइसोकॉन्ट कर्व टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर आते हैं आइसोकॉस्ट लाइन पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।